हेलो एंड वेलकम टू द जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक डिजिटल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्रोग्राम में, आपके इस प्रोग्राम में जो कि है हमारे पास कहीं ना कहीं QRCC बोले तो क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स, ठीक है ना। बिल्कुल। तो जिसमें जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपन RCC को डिस्कस कर रहे थे, तो इसी में अगर आगे अपन बात करें तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी को अपन। चलिए, सो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, डिजाइन फॉर शेयर। क्या है? डिजाइन फॉर शेयर। तो शेयर में अगर मैं बात करूं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमारे पास, तो चलिए देख लेते हैं अपन क्वेश्चन। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन से। एक तो शेयर स्ट्रेस की जो हमारे पास इक्वेशन है, टॉ इक्वल्स टू वी इंटू ए इंटू वाई बार अपन आई इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक सेक्शन के लिए वैलिड होती है, जो कि अपन सॉम में पढ़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है सब। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि RCC सेक्शन के लिए जो हमारे पास कहीं ना कहीं शेयर स्ट्रेस है उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं RCC बीम के लिए बात करूं या सेक्शन के लिए बात करूं, तो जो मेरे पास शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, तो ये जो मेरे पास वेरिएशन होगा वो होगा सर पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोलिक। जबकि अगर मैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा मेरे पास लीनियर। कैसा होगा? लीनियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा कि अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूंगा RCC सेक्शन के लिए, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो मेरे पास कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा वो तो पैराबोलिक होगा, और नीचे की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा मेरे पास लीनियर। कहां से पता चला है अपन को? तो वही सेम इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, उसी में अगर अपन वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है कुछ इस फॉर्म में हमारे पास निकल के आएगी, जो कि हमें ये बताएगी कि अगर मैं बात करूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमारे पास जो वेरिएशन है वो है पैराबोलिक, और नीचे जो है वो कैसा है? लीनियर या फिर रेक्टेंगल, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर। एनालिसिस, ठीक है, ये सब लोग पढ़ चुके हैं एनालिसिस वगैरह। हाँ, IS कोड जो हमारे पास देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएशन है वो है हमारे पास कैसा? पैराबोलिक, ठीक है ना। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास कैसा है? लीनियर। IS कोड जो हमारे पास है वो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू देता है वो देता है V अपॉन बी इंटू डी। जबकि अगर हम बात करूंगा टोटल जो हमारे पास वैल्यू होती है, एक्चुअल में जो मेरे पास वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास V अपॉन बी इंटू जे इंटू डी, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए, और IS कोड ने कितने दी है? V अपॉन बी इंटू डी। ये सारी चीजें अपन को पता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा सर शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस जो मेरे पास है उसके लिए एंगल जो मेरे पास जनरली रहेगा वो रहेगा मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो शेयर के जो हमारे पास कोडल प्रोविजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो उनकी अगर मैं बात करूंगा, डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट एज पर IS 456। पहला है मेरे पास क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। क्लॉज नंबर 22.6.2 क्या बोलता है सर? कि शेयर फोर्स एट द फेस ऑफ द सपोर्ट शैल बी कंसीडर फॉर डिजाइन। तो अगर मैं बात करूंगा कि क्रिटिकल सेक्शन जो मेरे पास होगा उसकी अगर मैं बात करूंगा तो शेयर फोर्स एट द फेस ऑफ द सपोर्ट जो माना जाएगा उसको डिजाइन के लिए कंसीडर किया जाएगा, मतलब क्रिटिकल माना जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं कि क्लॉज नंबर जो हमारे पास 22.6.2.1 जो है हमारे पास वो क्या बोलता है? इन द केस the support reaction is create compressive reaction into the end region of the member. In such case all the section up to distance d from the face of the support may be designed for same shear force whatever is at d distance। मतलब कि अगर मैं एक सेक्शन की बात करूं, जो मेरे पास सेक्शन है, अगर यहाँ पे जो मेरे पास टेंशन वाला रीइंफोर्समेंट है, अगर वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में है किसके? कंप्रेसिव रिएक्शन के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन जो मैं मान के चलूंगा वो मैं मान के चलूंगा स्मॉल डी डिस्टेंस। कितना? स्मॉल डी डिस्टेंस। कहां से? फेस ऑफ द सपोर्ट से। कहां से? फेस ऑफ द सपोर्ट से, ठीक है सर, ये मान के चल रहा है, ठीक है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस मतलब जो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर लोड के कारण आने वाली जो हमारे पास शियर स्ट्रेस होती है उसको नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि है हमारे पास V अपॉन बी इंटू डी कोड ने दे रखी है। किसी भी कंडीशन में टॉसी मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सेक्शन को रिडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टॉसी मैक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये होती है मेरे पास मैक्सिमम परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ विद शेयर रीइंफोर्समेंट, जिसको अगर मैं LSM से बात करूं तो टॉसी मैक्स की जो हमारे पास वैल्यू है इसको अपन निकाल सकते हैं किससे? 0.625 इंटू अंडर रूट में FC के। लास्ट ईयर भी अगर मैं बात करूंगा तो SSC JEE में यहाँ से क्वेश्चन आया था सर, एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, आई थिंक M25 के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 0.625 इंटू अंडर रूट में FC के। ध्यान रखना है ये केवल LSM के कारण है मेरे पास टॉसी मैक्स की परमिसिबल वैल्यू निकालने के लिए, या फिर आप टेबल से भी जा सकते हो कि M15 के लिए कितनी मेरे पास 2.5, 20 के लिए कितनी मेरे पास 2.8, 25 के लिए 3.1, 30 के लिए 3.5, 35 के लिए 3.7 और 40 के लिए
4.0, ठीक है ना, या फिर आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं कौन सा, टॉसी मैक्स इक्वल टू 0.625 अंडर रूट में एफसी के, ठीक है। किसी भी कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो अगर मैं बात करूंगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है वो ये पूछ लिया जाता है सर कि जो मेरे पास शेयर रीइंफोर्समेंट है या जो मेरे पास शेयर फोर्स है फॉर विच शेयर रीइंफोर्समेंट आर टू बी डिजाइन, किस पर्टिकुलर शेयर फोर्स के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट को डिजाइन किया जाएगा, तो वो होगा मेरे पास टॉबी माइनस टॉसी इंटू बीडी। याद रखना है कैसे आता है, बात कर लेते हैं अपन, है ना, बिल्कुल। तो मैंने बोला सर किसी भी कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूंगा टॉबी जो अगर मेरे पास है तो वो टॉसी बाई 2 से कम है तो नो शेयर या फिर नो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, या रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की। टॉसी अगर जो मेरे पास है अगर वो टॉसी बाई 2 से ज्यादा है लेकिन टॉसी मैक्स से क्या है, कम है, टॉसी मैक्स से क्या है, या फिर अगर मैं बात करूं टॉसी से ही क्या है सर, कम है, तो मेरे पास मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट में क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अब मेरे पास कंडीशन है सॉरी अब मेरे पास कंडीशन है कि टॉबी की जो मेरे पास वैल्यू है वो टॉसी से तो क्या है सर, ज्यादा है, जबकि टॉसी मैक्स से क्या है, कम है। तो इसका मतलब शेयर के लिए क्या करके चलूंगा, डिजाइन करके चलूंगा। कितने शेयर फोर्स के लिए डिजाइन करके चलूंगा, तो वो होगा मेरे पास टॉबी माइनस टॉसी इंटू बीडी, ठीक है। और अगर मेरे पास टॉबी जो है अगर वो मतलब आने वाली जो मेरे पास शेयर स्ट्रेस है कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से भी ज्यादा हो गया, तो सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए डिजाइन स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा स्टेप जो है इसकी वो बात कर चुके हैं अपन, परसेंटेज ऑफ एएसटी, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव ये भी बात कर चुके हैं अपन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तीन तरीके हमारे पास शेयर रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट का, ये मेरे पास होता है सर, ये हमारे पास है वी एस इक्वल टू डी अपॉन एस बी इंटू ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी, या स्पेसिंग अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो जाएगा सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपॉन वी एस, कोड में दे रखे हमें, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ से मैं स्पेसिंग जो कैलकुलेट करूंगा उस स्पेसिंग को मैं चेक कर लूंगा, उस स्पेसिंग को मैं चेक कर लूंगा। अगर एलएसएम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ए सिग्मा एस बी जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 0.87 इंटू एफ वाई। अगर मैं एस बी की बात करूंगा तो एस बी जो मेरे पास है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 0.75 इंटू डी ओ 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन है इसलिए ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फ्रीक्वेंटली। इनक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट जो मेरे पास होगा कुछ इस प्रकार से अपन प्रोवाइड कराएंगे, और इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा शेयर फोर्स रजिस्टर्ड बाई शेयर रीइंफोर्समेंट इक्वल टू डी अपॉन एस बी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी, ठीक है ना, बिल्कुल। और स्पेसिंग का मेरे पास ये हो जाएगा, स्पेसिंग जो मेरे पास है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 3 डी और 300 mm, ठीक है ना। चलिए ये इंक्लाइंड के लिए हो गया। बेंट अप बार जो मेरे पास है थर्ड टाइप का जो मेरे पास शेयर रीइंफोर्समेंट है वो बेंट अप बार्स प्रोवाइड कर सकता हूं। ये जो मेरे पास बार्स होंगी इनकी अगर मैं बात करूंगा तो जो मेरे पास मेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल जो मेरे पास बार्स होती हैं उन्हीं को अपन बेंट अप बार्स बोलते हैं। कब, जब मैं एक पर्टिकुलर सुइटेबल डिस्टेंस जो कि मेरे पास होती है रूट टू ए क्या है वहां पे लिवर आर्म, अगर इस पे अगर मैं उसको बेंड कर दूंगा फ्रॉम द सपोर्ट तो उन्हीं बार्स को अपन बोलने लगेंगे क्या, बेंट अप बार्स, जो कि कहीं ना कहीं शेयर को रजिस्ट करने के काम में आती है क्योंकि मैंने बेंड कर दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट लोकेशन ऑफ बेंट अप बार्स जो होती है रूट टू ए फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। जनरली हमारे पास जिस पर्टिकुलर एंगल पे अपन बेंड करते हैं वो होता है 45 डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और ग्रेड जो मेरे पास होगा बेंट अप बार्स के लिए वो ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, FE 415, किससे, FE 415 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ए मेरे पास हो गया लिवर आर्म जो कि हो जाएगा मेरे पास जे इंटू डी के बराबर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो रूट टू ए डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एंड से और ज्यादा तक मैं क्या करूंगा, इसको बेंड करूंगा। ऐसा मैं कब तक कर सकता हूं, तो L बाई 4 डिस्टेंस तक जो मेरे पास स्पान होगा उसके बाई 4 डिस्टेंस तक मैं क्या कर सकता हूं सर, उसको बेंड कर सकता हूं, ठीक है। नेट जो मेरे पास शेयर फोर्स होगा टू बी रजिस्टर्ड बाई इधर वर्टिकल और इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट वो मेरे पास होगा V इंटू एस एन बराबर मैक्सिमम ऑफ VS बाई 2 और VS माइनस VSB, ठीक है ना, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि बेंट अप बार्स जो हमारे पास होंगी उनकी कैपेसिटी होगी 50%, कहीं ना कहीं लोड को या शेयर को रजिस्ट करने की इतनी ही कैपेसिटी होगी। अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा भी है तब भी मैं मान के चलूंगा कि नहीं साहब 50% ही वो क्या करेंगी, रजिस्ट करेंगी, इतनी ही कैपेसिटी है किसकी, शेयर रीइंफोर्समेंट की, ठीक है सर। मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूंगा, मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड एज पर द फॉलोइंग कोडल प्रोविजन, वो होगा मेरे पास ASB अपॉन B इंटू SB शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 8.87 इंटू FY, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये शेयर आपका रिवाइज हो चुका है, ठीक है ना। बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा तो बॉन्ड में जो हमारे पास क्वेश्चन है, टॉ बीडी जो मेरे पास डेवलप्ड है टॉ बीडी कितनी बॉन्ड स्ट्रेस हमारे पास डेवलप्ड होगी, वो हो जाएगी मेरे पास शेयर फोर्स अपॉन समेशन ऑफ O इंटू JD। समेशन ऑफ O क्या है, पेरीमीटर ऑफ ऑल द बार्स, या फिर
और जो भी मेरे पास रीइंफोर्समेंट है उन सबका जो मेरे पास डायमीटर है उन सबका या पेरीमीटर जो मेरे पास है उसका सबका समेशन मेरे पास क्या है, समेशन ओ। और जे को आप जानते हैं लिबराम कोएफिशिएंट, और डी क्या है, डिस्टेंस। ठीक है ना, बिल्कुल। टॉ बीडी जो मेरे पास है ये मेरे पास परमिसिबल है, तो टॉ बीडी जो मेरे पास परमिसिबल है, टॉ बीडी परमिसिबल का मतलब होता है मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हैं अपन, वो होता है टॉ बीडी परमिसिबल। उसकी वैल्यू मुझे ये दे रखी है, ठीक है ना, बिल्कुल ये दे रखी है, लगभग पेज नंबर 43 के आसपास ये दे रखी है कोडल प्रोविजन में, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 1.2, 1.4 एलएसएम के अकॉर्डिंग, 1.5, 1.7 और 1.9, ठीक है ना, बिल्कुल। ये जो वैल्यूज है हमारे पास जो कि कोड में गिवन है, ये वैल्यूज है हमारे पास माइल्ड स्टील के लिए केवल, मतलब प्लेन बार्स के लिए। और अगर मैं बात करूंगा हाई स्ट्रेंथ वैल्यूज, हाई स्ट्रेंथ बार्स के लिए अगर मैं बात करूंगा, तो इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है टॉ बीडी परमिसिबल की, इन वैल्यूज को अपन इंक्रीज करेंगे 60% से। इसका मतलब फैक्टर यूज करके चलूंगा, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.6 से। जबकि अगर मैं बात करूंगा कि ये जो मेरे पास टेबल है वो तो दे रखी है मुझे किसके लिए, टेंशन साइड के लिए, लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन में कंप्रेशन पूछता है तो इसका मतलब 25% जो मेरे पास है उसको क्या कर दूंगा मैं, इंक्रीज कर दूंगा। तो 1.25 फैक्टर से मैं क्या करूंगा, और मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए सर, किसी भी कंडीशन में टॉ बीडी जो मेरे पास डेवलप्ड है वो टॉ बीडी परमिसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए सर, फिर है मेरे पास डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ मेरे पास वह मिनिमम लेंथ होती है जो कि मैं एम्बेडेड करता हूं कंक्रीट में, ताकि मेरे पास एडिशनल जो मेरे पास कहीं ना कहीं फोर्सेस होंगे उनके कारण जो मेरे पास रिइंफोर्समेंट है वो उससे बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। उस कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ को या कितनी मिनिमम लेंथ को मैं एम्बेडेड करूंगा कंक्रीट में, वह पर्टिकुलर लेंथ मेरे पास जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी सर, डेवलपमेंट लेंथ मेरे पास कहलाने वाली है, ठीक है सर। या तो डेफिनेशन पूछेगा इसकी। डेवलपमेंट लेंथ का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास एल डी इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू 5/4 टॉ बी डी। और अगर मैं एलएसएम के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एल डी इक्वल टू 0.87 इंटू एफ बाई इंटू 5/4 टॉ बी डी परमिसिबल। क्या हो जाएगा, 4 टॉ बी डी परमिसिबल। ये हो जाएगा एलएसएम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एलएसएम के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी भी कंडीशन में अगर मैं डेवलपमेंट लेंथ को चेक कर रहा हूं तो at simple support for tensile reinforcement is satisfy the development length follows the following codal provision। development length जो मेरे पास है should be less than equals to 1.3 into m upon v। m मतलब bending moment और v मतलब shear force प्लस l नॉट मेरे पास क्या सर, l नॉट है मेरे पास सम ऑफ एनकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट एंड लेंथ ऑफ हुक और बैंड इफ प्रोवाइडेड, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये जो है वो डायरेक्ट प्रोविजन पूछ लिया जाता है, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट लेंथ जो मेरे पास है वो या तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 1.3 इंटू एम अपॉन वी प्लस एल नॉट, ठीक है ना। चलिए, यदि बैंड हमने प्रोवाइड कर रखा है, सॉरी यदि बैंड अपन ने नहीं प्रोवाइड कर रखा है, तब मेरे पास एल नॉट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरे पास एल नॉट बराबर डब्ल्यू एस बाई 2 माइनस एक्स डैश, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। और अगर मैंने बैंड प्रोवाइड कर रखा है तो इसका मतलब हर एक 45 डिग्री एंगल के लिए जो मेरे पास कहीं ना कहीं वैल्यू होगी उसको मैं 4/5 इंक्रीज करके चलूंगा। और कहां तक जा सकता हूं मैं सर, मैं जा सकता हूं मैक्सिमम 16/5 तक। कहां तक, 16/5 तक, ठीक है ना, बिल्कुल। ये जो मेरे पास रेडियस ऑफ द कर्व है या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मेरे पास है माइल्ड स्टील के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है मेरे पास 2/5, एफई 250 के लिए 250 और 4/5 होता है मेरे पास एच वाई एस डी बार के लिए, किसके लिए, एच वाई एस डी बार्स के लिए, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द कर्व जो मेरे पास बैंड होगा उसमें, ठीक है ना। चलिए, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए फिर है मेरे पास डिजाइन ऑफ स्लैब। फिर क्या है मेरे पास, डिजाइन ऑफ स्लैब। तो स्लैब में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बात करूंगा सम इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन ऑफ स्लैब, जैसे इफेक्टिव स्पान हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सिंपली सपोर्टेड जो मेरे पास बीम होगा उसके लिए अगर मैं इफेक्टिव स्पान की बात करूंगा तो ये होगा मेरे पास एल इफेक्टिव बराबर मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू एस, मतलब विड्थ ऑफ द सपोर्ट। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे पास रहेगा वो मेरे पास रहेगा क्या, वो मेरे पास रहेगा इफेक्टिव स्पान, जो कि मेरे पास हो जाएगा एल नॉट प्लस डब्ल्यू एस बाई 2 और डब्ल्यू एस बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा डब्ल्यू एस। और अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एल नॉट प्लस डी नॉट, एल नॉट प्लस डी नॉट, इन दोनों में से जो भी मिनिमम मेरे पास होगा सिंपली सपोर्टेड केस में वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पान। जबकि अगर मैं कंटिन्यूअस फिक्स्ड और बीम स्लैब की अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा, पहला केस मेरे पास बनेगा कि यदि मेरे पास सपोर्ट की जो विड्थ है अगर वो स्पान बाई 12 और 600 mm इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा अगर उससे ज्यादा है या बराबर है, तब अगर मैं बात करूंगा फॉर द बीम और स्लैब विच इज ईदर फिक्स्ड और कंटिन्यूअस एट बोथ एंड्स, तब एल इफेक्टिव जो मेरे पास होगा उसकी अगर मैं बात करूंगा, एल इफेक्टिव जब मेरे पास होगा वो मेरे पास इस L10 के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर सिंपल भाषा में अगर अपन समझें
तो जो मेरे पास इफेक्टिव स्पान है वो किसके बराबर होगा सर, क्लियर स्पान के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूंगा बीम ऑब्लिक स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट वन एंड एंड कंटिन्यूअस एट द अदर एंड, तब अगर मैं बात करूंगा तो एल इफेक्टिव जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास मिनिमम ऑफ एल क्लियर स्पान प्लस डी नॉट बाई टू और एल नॉट, या इसको ऐसे लिख लीजिए एल नॉट प्लस डी बाई टू और एल नॉट प्लस डब्ल्यू एस बाई टू, इन दोनों में से जो भी क्या होगा मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो भी क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगर मैं बात करूंगा कि अगर मेरे पास विड्थ ऑफ द सपोर्ट जो है वो है मेरे पास लेस देन इक्वल टू स्पान बाई 10 और 600 mm, तो एल इफेक्टिव इज सिमिलर टू सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। अगर ये वाली कंडीशन है मेरे पास तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के सेम कंडीशन जो होगी उसी के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करूंगा तो कैंटिलीवर बीम के लिए हो जाएगा एल इफेक्टिव बराबर एल नॉट मतलब क्लियर स्पान प्लस डी नॉट बाई टू, और अगर मैं बात करूंगा कुछ इस तरीके से अगर मुझे दे रखा है तो एल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डी बाई टू और एल नॉट प्लस डब्ल्यू एस बाई टू, ठीक है ना, बिल्कुल। वन वे स्लैब की अगर मैं बात करूं, दो तरीके के मेरे पास स्लैब है, एक है मेरे पास वन वे स्लैब और एक है मेरे पास टू वे स्लैब, एक है मेरे पास टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब की अगर मैं बात करूंगा, वन वे स्लैब मेरे पास वह स्लैब होती है अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि एक स्लैब है मेरे पास जो कि दो ऑपोजिट एंड पे क्या है सपोर्टेड है, जो कि दो अपोजिट एंड पे क्या है सर सपोर्टेड है, मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि स्लैब जो मेरे पास है वो क्या है वन वे स्लैब, क्या है वन वे स्लैब। जबकि अगर मुझसे ये बोला गया कि एक स्लैब मेरे पास है जो कि अपने चारों एंड पे सपोर्टेड है, तब मैं जाऊंगा एस्पेक्ट रेशियो की ओर, कहां पे एस्पेक्ट रेशियो की ओर। तो वन वे स्लैब की अगर मैं बात करूंगा तो वन वे स्लैब इज द टाइप ऑफ स्लैब, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है। वन वे स्लैब इज द टाइप ऑफ स्लैब विच span is only in one direction that it is either supported on two opposite edges, ठीक है ना, ये पकड़ना आपको, two opposite edges और it is supported on all four edges having span ratio या aspect ratio बोलते हैं इसको greater than 2, ठीक है ना। aspect ratio क्या होता है, वो होता है longer span to the shorter span ly upon lx, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर ये मेरे पास greater than 2 है तब तो मैं बोलूंगा इसको क्या वन वे स्लैब, और अगर मेरे पास लेस देन 2 होगा तो उसको मैं बोलूंगा टू वे स्लैब, क्या बोलूंगा सर टू वे स्लैब। ये मेरे पास ग्रेटर देन 2 है तो वन वे स्लैब बोलूंगा, और अगर मेरे पास ये लेस देन 2 होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर टू वे स्लैब बोलूंगा। वन वे स्लैब आर डिजाइन एज द बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ एंड स्पानिंग इन शॉर्ट डायरेक्शन ओनली। इसीलिए क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि वन वे स्लैब की अगर अपन बात करेंगे तो मेन स्पान कौन सा होता है, तो वो होता है शॉर्ट स्पान, कौन सा शॉर्ट स्पान, ठीक है। डिजाइन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूंगा वन वे स्लैब के लिए तो डिजाइन प्रोसीजर जो मेरे पास होगा वो कुछ इस प्रकार से है, मेरे पास सारे लोड्स जो मेरे पास है उनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया गया, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डिजाइनिंग है, तो चलिए मैं ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहा हूँ यहाँ से। तो चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ बात कर ही चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूंगा टू वे स्लैब की अगर मैं बात करूंगा तो टू वे स्लैब मेरे पास वह स्लैब होगी, टू वे स्लैब इट इज द टाइप ऑफ स्लैब विच स्पान इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज it is supported on all four edges having aspect ratio less than 2, having aspect ratio less than 2, उसको क्या बोलेंगे अपन टू वे स्लैब, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ से ये जो मेथड है हमारे पास डिजाइनिंग के स्लैब के, ये आजकल जो है वो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो पहला जो मेरे पास केस बनता है डिजाइनिंग में वो बनता है मेरे पास व्हेन कॉर्नर्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग नॉट रिस्टेन और हेल्ड डाउन, जब मेरे पास कॉर्नर्स जो है उनको प्रिवेंट नहीं किया गया है, उसकी अगर मैं बात करूंगा कहां से लिफ्टिंग से, या फिर वो रिस्टेन नहीं है या फिर उनको डाउन नहीं किया गया है। व्हेन कॉर्नर्स आर नॉट रिस्टेन देन नेगेटिव मूवमेंट इज डेवलप्ड एट सपोर्ट। अगर मैं कहीं ना कहीं कॉर्नर्स को रिस्टेन नहीं करूंगा तो यहाँ पे जैसे ही मैं लोडिंग लगाऊंगा इसका मतलब ये कॉर्नर जो मेरे पास है ऊपर जाने लगेंगे तो नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होने लगेगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। डिजाइन ऑफ सच केस इज डन बाई रैंकाइन ग्रॉसऑफ मेथड, कि ये वाला जो मेरे पास केस है उसको किससे किया गया है या किसने किया गया है सर, तो वो किया है रैंकाइन ग्रॉसऑफ ने। ये वाला केस जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हेन कॉर्नर्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग नॉट रिस्टेन और नॉट हेल्ड डाउन या हेल्ड डाउन, तो ये वाला केस जो है वो किसके कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, तो वो कौन है रैंकाइन ग्रॉसऑफ मेथड, ठीक है, या रैंकाइन ग्रॉसऑफ, ठीक है। In this method, the total load to be acting on slab is assumed to be distributed in both direction, that is x and y in, and reinforcement are provided in both direction, ठीक है। रैंकाइन ग्रॉसऑफ ने यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये पूछा जाएगा आप लोगों से एक्स डायरेक्शन में टोटल लोड जो मेरे पास है उसका एक्स डायरेक्शन मेरे पास कितना जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू डब्ल्यू, और वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 इंटू डब्ल्यू। फिर यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेगा जिसमें से भी मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स, रिक्वायर्ड डेप्थ वगैरह ये सब AST
दोनों डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास डिजाइनिंग हो जाएगी किससे, रैंक एंड ग्रॉस ऑफ से। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या बना, ऑब्जेक्टिव ये बना कि पहला वाला जो केस है वो कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग है ये। सेकंड हो जाएगा व्हेन कॉर्नर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, रिस्ट्रेन और नॉट हेल्ड डाउन। तो जब कॉर्नर्स को रिस्ट्रेन कर दिया गया है लिफ्टिंग से, तब अगर मैं बात करूंगा व्हेन कॉर्नर्स आर रिस्ट्रेन देन नेगेटिव मूवमेंट जनरेटेड एट सपोर्ट द डिजाइन ऑफ सच केसेस डन ईदर बाय मार्कस मेथड, किससे, किसने किया है, मार्कस मेथड ने, या फिर आईएस कोड मेथड, ठीक है ना। तो ये केस पूछ लेगा आप लोगों से कि मार्कस मेथड ने कौन सा केस दिया है, ठीक है ना। चलिए मार्कस मेथड की अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने एक बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट भी दिया है। जो पुराना मेरे पास कहीं ना कहीं रैंक एंड ग्रॉस ऑफ मेथड है, उसी में इन्होंने बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि मेरे पास है c = 1 - 5/6 × r² / 1 + r⁴। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, और उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या कर देंगे अपन, डिजाइन प्रोसीजर जो मेरे पास रहेगा वो सेम रहेगा एज रैंक एंड ग्रॉस ऑफ मेथड, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर है मेरे पास कॉलम। तो कॉलम में अगर मैं बात करूं, कॉलम के जो प्रोविजन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि कॉलम को किस बेसिस पे आप क्लासिफाई करोगे, कैटेगराइज करोगे, तो वो करेंगे अपन सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे। जैसे अगर मैं बात करूं लैम्डा = इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, क्या हो जाएगा, लैम्डा = L इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब बी और डी में से जो भी क्या होगी, छोटी डायमेंशन होगी, उसकी बात हो रही है। अगर सिलेंडरनेस रेशियो जो मेरे पास अगर वो 12 से ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम, 12 या उससे कम है तो हो जाएगा शॉर्ट कॉलम, और अगर 3 से या उससे कम है, 3 के बराबर या उससे कम है तो पेडिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेडिस्टल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। इफेक्टिव लेंथ, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब दोनों एंड मेरे पास जो है वो फिक्स्ड हैं तब इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी मेरे पास एल इफेक्टिव बराबर, ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं अगर मैं बात करूंगा, अगर आप लोगों से पूछता है, दो चीजें होती हैं आपके पास, एक है आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि आप सॉम में पढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आरसीसी की बात करूंगा तो ये वैल्यू होती है रिकमेंडेड वैल्यू। कौन सी, रिकमेंडेड वैल्यू। तो अगर आप लोगों से कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अगर IS 456 के अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो ये वैल्यूज हो जाएंगी आपके पास। जैसे एल इफेक्टिव की हो जाएगी, जब दोनों एंड मेरे पास फिक्स्ड हैं तो सॉम में ये होती है 0.5 × L, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.65 × L, ठीक है। चलिए वन एंड फिक्स्ड और अदर क्या है, हिंज्ड, तब मेरे पास हो जाएगी एल इफेक्टिव = 0.8 × L, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर है मेरे पास बोथ एंड क्या है, हिंज्ड, दोनों एंड क्या है मेरे पास, हिंज्ड हैं। तो अगर दोनों एंड अगर मेरे पास हिंज्ड होंगे तो जो मेरे पास एल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, एल इफेक्टिव। मैंने बोला सर एक एंड मेरे पास फिक्स्ड है और दूसरा एंड मेरे पास क्या है, फ्री है, तो उस केस में जो मेरे पास इफेक्टिव लेंथ होगी वो होगी मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ एल। और अगर मैं बात करूं एक एंड मेरे पास फिक्स्ड है, एक एंड मेरे पास फिक्स्ड है और दूसरा जो मेरे पास एंड है वो है सपोर्टेड बाय गाइडेड रोलर, तब जो मेरे पास इफेक्टिव लेंथ होगी वो होगी मेरे पास 1.2 टाइम्स ऑफ एल। और अगर मैं बात करूं एक एंड मेरे पास फिक्स्ड है और अदर एंड की अगर मैं बात करूंगा, अदर एंड इज पार्शियली सपोर्टेड बाय गाइडेड रोलर, तब मेरे पास जो एल इफेक्टिव होगी वो होगी मेरे पास एल इफेक्टिव बराबर 1.5 × L, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ मैं आपको पढ़ा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, जो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में देख के जानी है, जो पढ़ रखा है अपन ने पहले से ही, अब क्या क्या देख के जाना है सारे नोट्स में से, मैं वो चीजें फिल्टर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अदरवाइज अगर मैं बात करूं, इतने सालों से पढ़ाई तो रहे अपन, आप पढ़ ही तो रहे हो, है ना, बिल्कुल। तो अब तो एट लास्ट एग्जाम में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 10-15 दिन जो भी बचे हैं उन दिनों में आप क्या क्या आपको फिल्टर करके केवल मेमोराइज करके एग्जाम में उतर जाना है, बस वो चीजें हैं, है ना, बिल्कुल। ज्यादा चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को, मतलब मैं बोलूं तो एक तरीके से मिक्स हो जाएगा, आपका जो मिक्सअप है जो हो चुका है अंदर, उसमें से क्या क्या फिल्टर करना है, क्या क्या आपको याद करके जाना है, वो वाली बात हो रही है। वन एंड इज हिंज्ड एंड अदर एंड इज सपोर्टेड बाय गाइडेड रोलर, तो एक एंड मेरे पास हिंज्ड है और दूसरा गाइडेड रोलर है, तो कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर 2L हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मैंने बोला जैसे कि कोडल प्रोविजन जो है वो कहीं ना कहीं कॉलम के इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन कॉलम इज 0.8% एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होगा, 4% होगा, which can be increased up to 6% if laps are not provided। अगर मैं लैपिंग नहीं कर रहा हूं तब 6% तक जा सकता हूं, अगर मैंने लैपिंग कर रखी है तो मैं 4% पे ही रिस्ट्रेन हो जाऊंगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि कॉलम में जो मेरे पास परसेंटेज है स्टील की वो किस रेंज में होती है, तो वो होगी मेरे पास 0.8% टू 6%, 0.8% टू 6%, इस पर्टिकुलर रेंज पे आपको टिक करके आना है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए मिनिमम नंबर ऑफ बार जो मेरे पास होंगी कॉलम में वो होंगी 4 रेक्टेंगल के लिए, और अगर मैं बात करूंगा 6 होंगी किसके लिए, सर्कुलर कॉलम के लिए, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन द मेन रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm।
स्पेसिंग जो मेरे पास होगी मेन रीइंफोर्समेंट की वो ज्यादा नहीं होगी, किससे सर, 300 mm से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम इज 12 mm। तो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार जो मैं यूज करूंगा कॉलम में वो कितना यूज करूंगा सर, 12 mm। ये भी क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं सारे के सारे, है ना। इन ऑर्डर टू होल्ड द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट इन सेम लाइन ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड। तो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट जो मेरे पास है उसको सेम लाइन में रखने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप्स बोलते हैं उनको, है ना। द साइज ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इज, वो होगा मेरे पास 5H इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 5 मेन लार्जेस्ट, मतलब जो मेरे पास मेन बार है उसमें से भी जो मेरे पास सबसे बड़ी वाली बार है अपॉन 4 और 6 mm, इन दोनों में से जो भी मेरे पास मैक्सिमम होगा वो साइज रखूंगा मैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। स्पेसिंग जो मेरे पास होगी ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन द फॉलोइंग, वो होगी मेरे पास, स्पेसिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, किससे, मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 16 टाइम्स ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, जो कि मेरे पास कौन सा वाला है, स्मॉलेस्ट, और 300 mm और 48 5H, 5H मतलब डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये मेरे पास हो गया, इन सब में से जो भी मेरे पास मिनिमम होगा वो मेरे पास मैक्सिमम स्पेसिंग होगी। इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम हेलिकल रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड टू होल्ड द मेन लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन सेम लाइन। तो सर्कुलर कॉलम के केस में अगर मैं बात करूंगा तो हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी अपन प्रोवाइड कराते हैं कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास टोटल जो मेरे पास डायमीटर होगा ये ग्रॉस डायमीटर होगा। फिर अगर मैं बात करूं जो मेरे पास सर्कुलर हेलिकल रीइंफोर्समेंट है उसके सेंटर टू सेंटर अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कहलाएगा डायमीटर ऑफ हेलिक्स, और उसके आउटर टू आउटर अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कहलाएगा डायमीटर ऑफ कोर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये है मेरे पास इफेक्टिव कवर डी डैश, क्या है, इफेक्टिव कवर डी डैश। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों को दे रखा होगा ग्रॉस डायमीटर, इफेक्टिव कवर दे रखा होगा, बोलेगा डायमीटर ऑफ कोर बताइए, फिर डायमीटर ऑफ हेलिक्स बताइए अगर रीइंफोर्समेंट का डायमीटर दे रखा है तो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये वाली चीज, ठीक है सर। मैंने बोला सर हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने से कॉलम की जो कैपेसिटी है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है सर, 5%। कितनी, 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये जो कंडीशन है वो आजकल कहीं ना कहीं ऑप्शन में डाल के फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ ली जाने लगी है कि एलएसएम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो कौन सी लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड इफ द पिच हेलिकल रीइंफोर्समेंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कोडल प्रोविजन। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो मेरे पास है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर मेरे पास पिच जो है हेलिकल रीइंफोर्समेंट की वो पर्टिकुलर कोडल प्रोविजन को फॉलो करती है या फिर नहीं, ठीक है ना, या इसको फॉलो करती है तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मैंने बोला सर क्या है मेरे पास कंडीशन, तो कंडीशन मेरे पास 0.36 इंटू एफ सी के अपॉन एफ वाई ब्रैकेट में ए जी अपॉन ए सी माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू वी एच अपॉन वी सी, ठीक है ना। ये कंडीशन डायरेक्टली पूछी जाने लगी है। कोर का डायमीटर जो होगा ग्रॉस डाया माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी, तो यहाँ से ग्रॉस डाया देके आप लोगों को इफेक्टिव कवर देके आप लोगों से क्या पूछ लेगा, कोर का डायमीटर, ध्यान रखना आपको, है ना। चलिए, और हेलिक्स का डायमीटर भी पूछ सकता है डीसी माइनस 5H, ठीक है ना, बिल्कुल। डायमीटर ऑफ कोर माइनस डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पिच जो मेरे पास होगी, पिच ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 75 और डीसी बाई 6 पूछा जा चुका है। पिच जो मेरे पास है वो कम नहीं होनी चाहिए सर, किससे, 25 mm और 3/5H, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे कम नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। अजम्पशंस जो मेरे पास होंगे अगर मैं कॉलम की बात करूंगा तो सारे अजम्पशंस जो मेरे पास बेंडिंग में एप्लीकेबल थे यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो ऑल द अजम्पशंस वैलिड फॉर बेंडिंग आर आल्सो वैलिड फॉर कंप्रेशन मेंबर इन एक्सियल कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.002। तो ये ध्यान रखना आपको कि अगर आप लोगों से मैक्सिमम स्ट्रेन अगर पूछता है, मैक्सिमम स्ट्रेन अगर आप लोगों से पूछता है कंक्रीट में, तो वो आप लोगों को टिक करना है कहीं कहीं कितना, 0.0035। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है इन एक्सियल कंप्रेशन में अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो मेरे पास होगी कंक्रीट में वो होगी हमारे पास 0.002। तो ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है बेंडिंग में या फिर किसमें पूछ रहा है, कंप्रेशन में, किसमें, कंप्रेशन में, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं तो क्योंकि अगर मैं बात करूंगा मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन इन हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर व्हेन देयर इज नो टेंशन इज इक्वल्स टू 0.0035 माइनस 0.75 स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, ठीक है। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो मेरे पास है कॉन्सेंट्रिकली लोडेड शॉर्ट कॉलम की, अगर मैं लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूंगा जो कि मेरे पास कॉन्सेंट्रिक लोडेड, मतलब अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से अगर कॉलम है मेरे पास, अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो सेंटर में अगर मेरे पास लोड लग रहा है तो उसको बोलेंगे अपन क्या, कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम। इसके लिए फॉर्मुला हो जाएगा मेरे पास PU इक्वल्स टू 0.45 इंटू FC का इंटू AC प्लस 0.75 इंटू FY इंटू ASC। और अगर मैं बात करूंगा लोड कैरिंग कैपेसिटी की किसकी, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए, तो वो हो जाएगा मेरे पास PU इक्वल्स टू 0.4 इंटू FC के इंटू AC प्लस 0.65 इंटू FY इंटू ASC।
अगर मैं लॉन्ग कॉलम के लिए बात करूंगा तो रिडक्शन फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। रिडक्शन फैक्टर मेरे पास क्या होगा, तो वो होगा मेरे पास 1.25 माइनस एल फैक्टर अपॉन 48b और 1.25 माइनस एल फैक्टर अपॉन 160 इंटू आई मिनिमम या आर मिनिमम, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बी जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और सर्कुलर के केस में वो डायमीटर हो जाएगा मेरे पास, और आई मिनिमम की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया मेरे पास मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी मेरे पास मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैंने बोला सर मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो मेरे पास होगी, ये भी पूछा जाता है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो मेरे पास होगी वो होगी मेरे पास आई मिनिमम इक्वल्स टू एल अपॉन 500 अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम प्लस बी अपॉन 30 और 20 mm इन दोनों में से जो भी मेरे पास मैक्सिमम होगा वो मेरे पास कहलाएगी आई मिनिमम एल अपॉन 500 प्लस बी अपॉन 30 और 20 mm, ठीक है ना, ये मेरे पास मिनिमम एसेंट्रिसिटी कहलाएगी। अगर मैं एक्स एक्स डायरेक्शन में बात करूंगा तो ये हो जाएगी मेरे पास, और अगर मैं वाई वाई डायरेक्शन में बात करूंगा कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या है, डी है, क्या है, डी है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे अगर मैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेता हूँ तो अगर मैं ये मेरे पास जो है वो है मेरे पास एक्स एक्स और ये है मेरे पास वाई वाई, क्या है मेरे पास वाई वाई। तो अगर मैं वाई वाई की अगर मैं बात करूंगा, वाई वाई की अगर मैं बात करूंगा तो वाई वाई के लिए मेरे पास लेटरल डायमेंशन जो मेरे पास हो जाएगी, अगर इस केस में अगर बात करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे पास डी है और ये मेरे पास क्या है, बी है। तो वाई वाई के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, वाई वाई के लिए लेटरल डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास कौन सी, ये वाली। तो इसीलिए वाई वाई के लिए क्या ले रखा है, डी ले रखा है यहाँ पे। और अगर एक्स एक्स के लिए अगर मैं बात करूंगा तो लेटरल डायमेंशन ये वाली हो जाएगी, तो इसीलिए क्या ले रखा है यहाँ पे, बी, ठीक है ना, बिल्कुल। लेटरल लेनी है मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो डायमेंशन है वो आपको लेनी है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूं तो सर ये हो जाएगा मेरे पास above expression of load carrying capacity is valid if I minimum should be less than equals to 0.005 into lateral dimension, जो कि मेरे पास हो सकता है 0.005 into lateral dimension, मतलब B और D इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए फिर अगर मैं बात करूं सर, फिर मेरे पास हो जाएगा फाउंडेशन, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में, लेकिन जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूंगा फुटिंग की, तो फुटिंग की अगर मैं बात करूंगा, फाउंडेशन की अगर मैं बात करूंगा, लोड जो मेरे पास ट्रांसफर हो रहा है कॉलम से वो पीएम माना गया है। ये सेल्फ वेट जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कितना कंसीडर किया जाता है फुटिंग का, तो वो होता है 10 से 20% ऑफ जो मेरे पास लोड आ रहा है कहाँ से, कॉलम से, कहाँ से, कॉलम से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेट सॉइल प्रेशर वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। फिर पूछेगा आप लोगों से कि क्रिटिकल सेक्शन आप कहाँ कहाँ पे लोगे फुटिंग के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो डिजाइन फॉर फ्लेक्सर की अगर मैं बात करूंगा तो क्रिटिकल सेक्शन जो लिया जाएगा डिजाइन फॉर फ्लेक्सर, इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये लिया जाएगा सर, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग में लिया जाएगा सर एट क्रिटिकल सेक्शन इज टेकन एट फेस ऑफ कॉलम। क्रिटिकल सेक्शन कहां पे लिया जाएगा, एट फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं सर, फिर अगर मैं बात करूंगा वन वे शेयर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्रिटिकल सेक्शन लिया जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन इज टेकन एट small d distance from face of the column। तो कितनी डिस्टेंस पे लिया जाएगा सर, स्मॉल डी डिस्टेंस पे लिया जाएगा, कहां से, फेस ऑफ द कॉलम से, कहां से, फेस ऑफ द कॉलम से, किसके लिए, वन वे शेयर के लिए, है ना, बिल्कुल। और टू वे शेयर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्रिटिकल सेक्शन जो लिया जाएगा टू वे शेयर या फिर पंचिंग शेयर के लिए वो लिया जाएगा सर डी/2 डिस्टेंस पे, कितने पे, डी/2 डिस्टेंस पे। कैसे याद रखना है, जहां पे 2 आएगा वहां पे 2 आएगा, मतलब पंचिंग शेयर या फिर टू वे शेयर, जहां पे 2 आ रहा है वहां पे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब डी/2 आएगा। वन वे शेयर मतलब 1 आ रहा है तो वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब डी आएगा केवल। और जहां पे अगर मैं फ्लेक्सर की या बेंडिंग की बात करूंगा तो वहां पे फेस ऑफ द कॉलम पे आएगा, ठीक है ना। चलिए सर, ये डिजाइन फॉर पंचिंग शेयर और टू वे शेयर हो जाएगा मेरे पास। ये जो है कि पंचिंग शेयर स्ट्रेस जो मेरे पास हो सकती है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। एलएसएम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 0.25 अंडर रूट में एफसी के, और डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है मेरे पास 0.16 अंडर रूट में एफसी के। तो ये यहाँ से फॉर्मूला या तो पूछा जाएगा या पंचिंग शेयर की वैल्यू आप लोगों से पूछी जाएगी। तो एलएसएम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे देगा, एलएसएम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पंचिंग शेयर स्ट्रेस जो मेरे पास है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, इस पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है ना। चलिए फिर है मेरे पास डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है साहब, ये सब चीजें डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ बार अपन प्रोवाइड करके चलेंगे वो होंगे मेरे पास NT इक्वल्स टू AST इंटू L अपॉन π/4, मतलब एक बार का डायमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ बार जो अपन प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल बैंड में जिसकी विड्थ B है हमारे पास, वो होंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार इक्वल्स टू नंबर ऑफ बार इक्वल्स टू इन सेंट्रल बैंड इक्वल्स टू, वो होंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बार इंटू
2/1 और बीटा है मेरे पास L/B, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से टोटल नंबर ऑफ बार देके अगर आप लोगों से सेंट्रल बैंड में कितनी बार प्रोवाइड कराएंगे अगर ये पूछेगा तो इसका फॉर्मूला मेरे पास NC = NT 2/1 ठीक है ना। चलिए ठीक है, और जो मेरे पास रिमेनिंग जो मेरे पास बच जाएगा इस टोटल में से इतना तो मैंने सेंटर में प्रोवाइड करा दिया, जो मेरे पास बच जाएगा उसको दोनों साइड में मैं इक्वली प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया मेरे पास क्या, रिटेनिंग वॉल। क्या हो गया, रिटेनिंग वॉल। डिजाइन फॉर सॉरी मेरे पास हो गया फाउंडेशन, अब है मेरे पास रिटेनिंग वॉल। क्या है, रिटेनिंग वॉल, ठीक है। रिटेनिंग वॉल में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि आप कौन कौन से फोर्सेस को या वेट को कंसीडर करते हैं आप जब भी डिजाइन कर रहे हो रिटेनिंग वॉल को। तो सेल वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल, लेटरल अर्थ प्रेशर, सुपर इम्पोज्ड लोड, और इसके अलावा अगर कोई लोड आ रहा है तो उसको भी अपन कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। जो मेरे पास नेट प्रेशर डायग्राम बनेगा वो कुछ मेरे पास ऐसा बनेगा, मतलब अगर मैं बात करूंगा एक रिटेनिंग वॉल की तो ये जो मेरे पास पोर्शन है ये स्टेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेम। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहलाएगा मेरे पास, ये कहलाएगा मेरे पास, अगर मेरे पास अर्थ यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहलाएगा मेरे पास हील, और ये कहलाएगा मेरे पास टो। क्या कहलाएगा, टो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों से पूछ सकता है कि नेट अपलिफ्ट प्रेशर जो मेरे पास होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा, तो वो टो पे ज्यादा होगा और हील पे क्या होगा सर, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। फिर पूछेगा आप लोगों से स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कितने कितने अपन कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे, जो कि होता है मेरे पास रेजिस्टिंग मूवमेंट अपन ओवरटर्निंग मूवमेंट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करूंगा ओवरटर्निंग मूवमेंट के लिए, स्टैटिक लोडिंग के लिए मेरे पास 2 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर मैं बात करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग के लिए तो अर्थक्वेक लोडिंग के लिए मेरे पास 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, ये पूछे जाएंगे आप लोगों से। फिर मैंने बोला सर स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगर चेक करूंगा मैं किसकी, रिटेनिंग वॉल की, तो वो मेरे पास हो जाएगा सर वही अपना रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स, ये हो जाएगा मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टैटिक लोडिंग के लिए 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 से कम नहीं होनी चाहिए किसके लिए, अर्थक्वेक लोडिंग के लिए। अगर मैंने शेयर की प्रोवाइड कर रखी है तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कम हो सकता है किससे, 1.5 से। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर मैंने किस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 1.5 से कम ले सकता हूं, तो वो हो जाएगा मेरे पास इफ शेयर की इज प्रोवाइडेड इन द रिटेनिंग वॉल, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए टेंशन फेलियर में अगर मैं चेक करूंगा तो ये मेरे पास जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा सर नेट अपलिफ्ट प्रेशर, मेरे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसी के बेसिस पे ऊपर वाला डायग्राम बना है। मैंने बोला सर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा है कि फॉर नो टेंशन फेलियर मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो सर वो होगी मेरे पास B/6, E शुड बी लेस देन इक्वल टू B/6, ठीक है ना, बिल्कुल। ये मेरे पास बेंडिंग फेलियर है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास रिटेनिंग वॉल कुछ ऐसी इस तरीके से होगी, ये मेरे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में कितने कैंटिलीवर पोर्शन होते हैं, तो 3, कितने, 3, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पे मेरे पास सॉइल है, यहाँ पे मेरे पास सॉइल है, ये पोर्शन को इस तरीके से बेंड करेगी, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो रीइंफोर्समेंट में कुछ यहाँ प्रोवाइड करूंगा, ये इस पोर्शन को ऐसे बेंड करेगी, इसका मतलब रीइंफोर्समेंट में कुछ यहाँ प्रोवाइड करूंगा, और ये इस पोर्शन को ऐसे बेंड करेगी सॉइल, तो इसका मतलब रीइंफोर्समेंट में कुछ यहाँ प्रोवाइड करूंगा। ये हो गया मेरे पास हील, टॉप बॉटम, ये हो गया मेरे पास टॉप बॉटम, और ये हो गया मेरे पास कहीं ना कहीं क्या, स्टेम, ये हो जाएगा मेरे पास बैक, और ये हो जाएगा मेरे पास फेस। क्या हो जाएगा, फेस, ठीक है ना। चलिए जनरल गाइडलाइंस, ठीक है सर, ये मेरे पास कहीं ना कहीं स्टेयर केस आ जाएगा। स्टेयर केस से अगर मैं बात करूं तो बेसिक यहाँ से पूछ लिया जाता है, नोजिंग क्या होती है, राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, वेस्ट स्लैब क्या होती है, सॉफिट क्या होता है, सिर, ठीक है ना, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो वेस्ट स्लैब टाइप स्टेयर केस, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अगर इनके प्रोविजंस की अगर मैं बात करूंगा तो विड्थ जो मेरे पास होगी स्टेयर केस की, वो विड्थ जो मेरे पास स्टेयर केस की होगी पब्लिक बिल्डिंग के लिए 1 से 2 मीटर लेके चल सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है स्टेयर केस में। ट्रेड जो मेरे पास है उसकी अगर मैं बात करूंगा तो ट्रेड जो मेरे पास है उसकी विड्थ अपन लेके चलेंगे कितनी, 250 से 300 mm रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, और ट्रेड जो मेरे पास है उसको 250 से 300 mm लेके चलेंगे अपन किसके लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए, मतलब दोनों के लिए ही क्या है, सेम है। जबकि अगर मैं राइजर की बात करूंगा तो राइजर जो मेरे पास है वो 150 से 100 mm लेके चलेंगे अपन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जनरली लेके चलते हैं अपन 160 mm, और अगर मैं बात करूँ राइजर की तो 120 से 150 mm तक की रेंज वेरी कर सकती है, जनरली अपन 150 लेके चलते हैं किसके लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए। राइजर जो मेरे पास है फैक्ट्रीज के लिए, ये कई बार पूछा गया है DFCCL के एग्जाम में, DDA वगैरह के एग्जाम में, कि राइजर जो मेरे पास है फैक्ट्रीज के लिए कितना लिया जाता है, 190 mm, कितना, 190 mm। 2R + T ये एक स्टेप को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि मेरे पास 550 से इनकी वैल्यू जो मेरे पास है mm से ज्यादा होनी चाहिए, और 700 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टेयर केस में मेरे पास मिनिमम 3 स्टेप हो सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप जो मेरे पास है 12 हो सकती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। टाइप ऑफ स्टेयर केस में अगर मैं बात करूंगा तो स्ट्रेट स्टेयर मेरे पास हो सकती है, क्वार्टर टर्न स्टेयर मेरे पास हो सकती हैं, जो कि इस तरीके से है 90 डिग्री बेंड पे। फिर मेरे पास डॉग लेग्ड स्टेयर्स हो सकती हैं जो कि 180 डिग्री पे बेंड होंगी, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर मेरे पास ओपन नेवल
ओपन नेवल स्टेयर्स मेरे पास हो सकती हैं, जिनकी अगर मैं बात करूंगा तो ये भी मेरे पास कहने की 180 डिग्री पे बेंड होती है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है तो इसका मतलब स्पेस यहाँ पे ज्यादा होता है, इसी कारण आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेयर जो है वो मोस्ट कंफर्टेबल होगी, तो वो होगी हमारे पास ओपन नेवल। कौन सी होगी? ओपन नेवल स्टेयर, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर स्पायरल हो सकती है, हेलिकल स्टेयर केस हो सकता है, बाइफरकेटेड, ये बाइफरकेटेड लिखा हुआ है, बाइफरकेटेड स्टेयर केस, ठीक है ना, बिल्कुल ये हो सकती है। बाइफरकेटेड स्टेयर केस में अगर मैं बात करूं, ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कितने कैंटिलीवर पोर्शन, तो 2 कैंटिलीवर पोर्शन होते हैं इसमें, और एक जो मेरे पास मिडिल पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, ये स्पाइनल स्लैब, स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइनल स्लैब बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना। इफेक्टिव स्पान ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, क्लॉज नंबर मेरे पास 33। तो ये सब चीजें तो नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं अपन, और क्या क्या पूछे जाने लायक है। ये लोड जो हमारे पास है जो कि अपन अलाउ करेंगे, तो लाइव लोड जो हमारे पास है जो कि स्टेयर केस पे अलाउ कर सकते हैं एज पर IS 875 1987 पार्ट सेकंड रिकमेंडेशन, द लाइव लोड ऑन द वेस्ट स्लैब एज वेल एज ऑन लैंडिंग। लैंडिंग और वेस्ट स्लैब पे मैं कितना लाइव लोड अलाउ कर सकता हूं, तो मैंने बोला सर ये अलाउ कर सकते हैं अपन, इन जनरल अपन अलाउ कर सकते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ ओवर क्राउडिंग जहां पे हो रखी है, जहां पे ओवर क्राउडिंग को अपन ने अनलाइकली करना है, वहां पे अगर बात करूंगा तो अपन अलाउ करके चलेंगे कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेयर से, ये वाला भी ध्यान रखना है। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर मैं बात करूंगा एक स्ट्रक्चरली कैंटिलीवर मेरे पास स्टेप है, इसमें कितना लोड मैं अलाउ कर सकता हूं, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा मेरे पास 1.3 किलो न्यूटन, ध्यान रखना आपको। डेड लोड की अगर मैं बात करूंगा, डेड लोड जो मेरे पास होगा इसमें कंसीडर करेंगे अपन वेस्ट स्लैब का जो मेरे पास सेल्फ वेट है उसको, स्टेप्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है सर। फिर है मेरे पास डिजाइन ऑफ वर्टिकल आरसीसी वॉल। तो डिजाइन ऑफ वर्टिकल आरसीसी की वॉल की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम थिकनेस जो होगी, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन पूछ ले जाते हैं। तो मिनिमम थिकनेस जो मेरे पास होगी आरसीसी वॉल की वो होगी मेरे पास 100 mm, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। वॉल इज लोडेड बियरिंग और शेयर वॉल, तो अगर मैं शेयर वॉल है या लोड बियरिंग वॉल है मेरे पास, तो थिकनेस जो मेरे पास होगी वो होगी 150 mm और हाइट बाई 25 या फिर L बाई 25, इन दोनों में से जो भी मेरे पास मिनिमम होगा वो मेरे पास थिकनेस बोली जाएगी उसकी। क्लॉज नंबर जो मेरे पास 32.2.3 है, उसमें स्लेंडरनेस रेशियो की जो मेरे पास लिमिट है एक आरसीसी वॉल के लिए, वो है मेरे पास इफेक्टिव हाइट और थिकनेस का जो मेरे पास रेशियो होना चाहिए वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद क्लॉज नंबर जो मेरे पास 32.2.4 है, उस वो बताता है इफेक्टिव हाइट जो मेरे पास होगी व्हेन वॉल इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, जब मेरे पास वॉल को रिस्ट्रेन कर रखा है दोनों एंड पे, तब अगर मैं बात करूंगा तो फ्लोर लेवल पे अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास होगी 0.75 इंटू HW, और अगर मैं इंटरसेक्टिंग वॉल की अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास होगी 0.75 इंटू L। तो ये मेरे पास HW जो मेरे पास है वो कहलाएगी मेरे पास अनसपोर्टेड हाइट ऑफ द वॉल, जबकि अगर मैं L की बात करूंगा तो मेरे पास कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग वॉल, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना आपको। फ्लोर लेवल पे अगर मैं बात करूं कितनी हो जाएगी मेरे पास 0.75 इंटू HW, जबकि अगर मैं इंटरसेक्टिंग वॉल की अगर मैं बात करूं तो 0.75 इंटू L है, यहाँ पे HW है, यहाँ पे क्या है, L है। अगर मैंने उसको वॉल को दोनों एंड्स पे रिस्ट्रेन नहीं कर रखा है, तब मेरे पास जो फ्लोर लेवल पे अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगी फ्लोर के लिए कितनी 1.0 इंटू HW, और इंटरसेक्टिंग वॉल की अगर मैं बात करूंगा तो 1.0 इंटू L, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं क्लॉज नंबर 32.5 मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो मेरे पास होगा आरसीसी वॉल में, उसकी अगर मैं बात करूं तो FE 250 के लिए वर्टिकल रीइंफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट अलग अलग है मेरे पास। FE 250 मतलब ग्रॉस जो मेरे पास एरिया है, टोटल जो एरिया है उसका 0.15%, हाई स्ट्रेंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास हो जाएगा FE 250 के लिए 0.25 इंटू ग्रॉस एरिया और 0.20 ऑफ ग्रॉस एरिया किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। वेल्डेड वायर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.12% ऑफ FL, ये मेरे पास हो जाएगा 1.2% ऑफ AG, और ये मेरे पास हो जाएगा 0.2% ऑफ AG, ठीक है ना, बिल्कुल। स्पेसिंग जो मेरे पास होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट की वो होनी चाहिए मेरे पास, वो होगी मेरे पास मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द वॉल और 450 mm, ठीक है ना, किसकी, जो मेरे पास रीइंफोर्समेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस रीइंफोर्समेंट को किसमें, जो मेरे पास आरसीसी वॉल है उसमें, ठीक है ना। चलिए, अगर मेरे पास वॉल्स जो हैं उनकी थिकनेस मेरे पास 200 mm से ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रीइंफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन 2 ग्रिड, तब 2 ग्रिड में प्रोवाइड करके चलूंगा नियर ईच फेस ऑफ द वॉल, दोनों फेस ऑफ द वॉल में, ठीक है ना। चलिए, ये मेरे पास वाटर टैंक के कुछ प्रोविजन हैं जो कि पूछे जाते हैं। लोकेशन के बेसिस पर अगर मैं वाटर टैंक की बात करूंगा तो वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड पे रेस्ट हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, एलिवेटेड वाटर टैंक हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल।
ये सारे पॉसिबल है मेरे पास। IS कोड जो है वाटर टैंक का वो कई बार पूछा जाता है, कितना है मेरे पास IS 3370। पार्ट 1 में क्या दे रखा है हमें, पार्ट 1 में दे रखा है अपन को जनरल रिक्वायरमेंट IS 3370। पार्ट सेकंड में दे रखा है अपन को RCC IS 3370। पार्ट 3 में दे रखा अपन को प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है ना। और अगर पार्ट 4 1967 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डिजाइन टेबल है फॉर बेंडिंग शियर टेंशन, किसके लिए, बेंडिंग शियर टेंशन के लिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरे पास RCC के लिए पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट जनरल रिक्वायरमेंट के लिए, फर्स्ट पार्ट कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल। और PSC जो मेरे पास हो गया पार्ट थर्ड में आ गया IS 3370, ये कई बार पूछ लिया जाता है। परमिसिबल स्ट्रेस जो मेरे पास होंगी कंक्रीट में, अगर मैं बात करूंगा कोड किसके लिए, वाटर टैंक के लिए, तो वो मेरे पास ये होंगी सारी की सारी, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि परमिसिबल स्ट्रेस जो मेरे पास होगी स्टील में, अगर मैं बात करूंगा माइल्ड स्टील के लिए तो वो होगी मेरे पास कितनी, जो माइल्ड स्टील अपन यूज करेंगे वाटर टैंक में वो होगी मेरे पास 115 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं हाई स्ट्रेंथ स्टील की अगर बात करूँ तो वो हो जाएगी मेरे पास 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं क्रैक विड्थ के क्राइटेरिया की अगर बात करूंगा तो द क्रैक विड्थ क्राइटेरिया इज सेटिस्फाई इफ द स्ट्रेसेस स्टील आर विद इन द परमिसिबल रेंज, ठीक है ना। क्रैक विड्थ क्राइटेरिया जो मेरे पास है अगर वो मेरे पास सेटिस्फाई हो रहा है, अगर मेरे पास इफ स्ट्रेसेस स्टील आर विद इन परमिसिबल रेंज, अगर मेरे पास स्ट्रेस जो डेवलप हुई है स्टील में वो विद इन परमिसिबल रेंज है तो ठीक है। द विड्थ ऑफ द क्रैक 0.2 mm होगी ऑन आउटर फेस और इट शुड बी 0 ऑन द इनर फेस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आउटर फेस जो मेरे पास होगी उसमें वाटर टैंकी में कितनी विड्थ में अलाउ कर सकता हूँ, 0.2 mm की क्रैक की विड्थ अलाउ कर सकता हूँ। और इनर फेस पे अगर मैं बात करूँ तो 0 विड्थ, मतलब कुछ भी अलाउ नहीं करूंगा, क्रैक अलाउ नहीं करूंगा। फिर अगर मैं बात करूं IS 3370 कोडल प्रोविजन जो मेरे पास है, द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन वॉल फ्लोर रूफ ऑन बोथ फेस इज 0.64% फॉर माइल्ड स्टील एंड 0.35% फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील। तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो मेरे पास होगा किसके लिए, वॉल के लिए, फ्लोर के लिए, रूफ के लिए, इनके लिए 0.64% होगा माइल्ड स्टील के लिए, जबकि 0.35% होगा किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर मैंने बोला सर मिनिमम जो मेरे पास रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू, मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो है उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं 0.4% फॉर माइल्ड स्टील एंड 0.24% फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील इफ डायमेंशन ऑफ द टैंक आर लेस देन 15 मीटर। तो अगर मेरे पास डायमेंशन जो मेरे पास है वो 15 मीटर से भी कम है टैंक की, इसका मतलब कि मैं रिड्यूस कर सकता हूं मिनिमम रीइंफोर्समेंट को, इसको भी कितना 0.4% किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, और 0.24% किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए, ठीक है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो मेरे पास होगा FE 250 माइल्ड स्टील के लिए, वो मेरे पास सरफेस जोन पे होगा कितना 0.64% और मतलब 64% और 40% ऑन सरफेस जोन, ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर मैं FE 415 या 500 के लिए अगर मैं बात करूंगा, ये 0.64%, 0.40% है। और अगर मैं इसके लिए बात करूंगा एट सरफेस जोन तो वो मेरे पास होगा 0.35% और 0.24%, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये सरफेस जोन दे रखे हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो वॉल्स हैविंग, ये प्रोविजन है, इनको अगर देख जाना एक बार, कोई डायरेक्टली पूछा गया है, कुछ कुछ हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, वैसे इतना ज्यादा वाटर टैंक और ये पूछता नहीं है, बट फिर भी कभी कभार आ जाता है। फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस लेस देन 200 mm, अगर मेरे पास वॉल्स जो है उसकी थिकनेस अगर मेरे पास 200 mm से कम है तो रीइंफोर्समेंट आर प्लेस्ड एट वन फेस ओनली, तब मैं रीइंफोर्समेंट जो है वो एक ही फेस पे प्रोवाइड करके चलूंगा वाटर टैंक पे। अगर मेरे पास फॉर स्लैब हैविंग थिकनेस लेस देन 300 mm रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड ऑन वन फेस नियर द, एक फेस पे प्रोवाइड करूंगा नियर द अपर सरफेस, नियर द अपर सरफेस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी कवर। फॉर स्लैब हैविंग, अगर स्लैब की जो मेरे पास थिकनेस है वो 300 mm से कम है तो रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड ऑन वन फेस नियर द अपर सरफेस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी कवर। जनरली स्मॉलर साइज ऑफ द बार्स आर यूज्ड, जनरली अगर मैं बात करूंगा तो क्योंकि मेरे पास बॉन्ड अच्छे से बने इसलिए मैं स्मॉलर डायमीटर की बार कहीं ना कहीं यूज करता हूं। स्पेसिंग जो मेरे पास होगी रीइंफोर्समेंट की शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ द मेंबर, तो इस जो मेरे पास स्पेसिंग होगी रीइंफोर्समेंट की वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए थिकनेस से और 300 mm से, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए जनरली वाटर टैंक की अगर मैं बात करूंगा तो लो वर्केबिलिटी की कंक्रीट को यूज किया जाएगा ताकि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहे, रेजिस्टेंस टू लीचिंग की प्रॉब्लम ना हो, केमिकल अटैक ना हो और कोरोजन की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए लो वर्केबल कंक्रीट को यूज किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर टैंक के लिए अगर मैं बात करूंगा तो हाई वर्केबल कंक्रीट यूज करोगे, मीडियम या फिर लो तो लो, ठीक है। लेस वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशो इज यूज्ड, वाटर सीमेंट रेशो भी कम रखेंगे और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो जो अलाउ कर सकते हैं वाटर टैंक में वो होगा 0.45, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
मैंने बोला सर मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास 400 kg पर मीटर क्यू टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज इफेक्ट्स। तो वाटर टैंक में मैं 450 kg पर मीटर क्यू ही यूज करूंगा मैं मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट सॉरी। और मिनिमम सीमेंट कंटेंट की अगर बात करूंगा तो 320 यूज करूंगा किसमें, वाटर टैंक में। 320 मिनिमम और 400 मैक्सिमम। मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट है मेरे पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज एज फॉलोज। अगर मैं बात करूंगा तो पीसीसी का अगर मैं काम कर रहा हूं वाटर टैंक में तो मिनिमम ग्रेड यूज करके चलूंगा M20। आरसीसी का अगर मैं काम कर रहा हूं तो मिनिमम ग्रेड जो यूज करके चलूंगा वो M30। अगर पी स्ट्रेस कंक्रीट का अगर मैं काम कर रहा हूं वाटर टैंक में तो मिनिमम ग्रेड जो मेरे पास है वो M40 यूज करके चलूंगा। कितना, M40। ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कि मिनिमम ग्रेड अगर पीसीसी में पूछेगा तो M20, अगर आरसीसी में पूछेगा तो M30 और अगर पीएससी में पूछेगा तो M40। ठीक है ना। चलिए, to reduce cracking due to temperature shrinkage and moisture loss at early stage of concrete during should be done at least 415 days। ठीक है ना। तो reduce करने के लिए किसको, टेम्परेचर श्रिंकेज के कारण हमारे पास जो क्रैकिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्योरिंग हम लोग को करके चलेंगे लगभग कितने, 45 डेज तक। कितने, 45 डेज तक। ठीक है सर। बाई प्रोवाइडिंग नॉमिनल रीइंफोर्समेंट इन द मेंबर क्रैक्स कैन बी कंट्रोल। अगर मैं नॉमिनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूं मेंबर में तो क्रैक्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। क्रैक्स कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय स्लो फिलिंग ऑफ टैंक। अगर मैं, मुझसे ये पूछा जा सकता है कि वाटर टैंक में जो मेरे पास क्रैक हैं उनको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, तो नॉमिनल रीइंफोर्समेंट इन द मेंबर उसको प्रोवाइड करा के क्रैक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो ये है मेरे पास कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दूं। दूसरा मेरे पास जो है कि क्रैक जो मेरे पास कहीं कहीं वाटर टैंक है उसको मैं आराम से भरूं, लगभग इस तरीके से 1 मीटर जो मेरे पास वाटर टैंक है उसको 24 घंटे लगा दूं मैं भरने में फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार भर रहा हूं, और बाय द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर, या फिर मैं एडमिक्सचर और प्लास्टिसाइजर यूज करके कहीं ना कहीं मैं क्रैक्स जो है उसको रिड्यूस कर सकता हूं। एनी स्ट्रक्चर रिटेनिंग लिक्विड एंड हैविंग फ्री स्पेस अबव लिक्विड आर शुड बी टेकन इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो मेरे पास है जो कि लिक्विड को रिटेन कर रहा है या फ्री स्पेस है उसमें लिक्विड के ऊपर, उसको मैं कंसीडर करके चलूंगा हमेशा किसमें, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में। तो अगर आप लोगों से जो भी चीजें अगर आप लोगों से पूछेगा, जो भी चीजों अगर आप लोगों से पूछेगा वाटर टैंक के लिए, तो ये किस कंडीशन में आएगा, ये सीवियर कंडीशन में आएगा। ध्यान रखना आपको, किस कंडीशन में आएगा, सीवियर कंडीशन में आएगा। तो इसी तरीके से अपन ने आरसीसी जो मेरे पास है उसको अपन ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि कम से कम मिनिमम टाइम में अपन उन चीजों को देख लें एक बार जो जो चीजें हमारे पास कुछ दिन बाद 10 दिन बाद हमें एग्जाम में मिलने वाली हैं। अगर आप इतनी चीजें भी याद करके जाते हो तो डेफिनेटली ये बात मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स की, मैं गारंटी लेता हूं कि प्रीलिम्स जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। ठीक है ना, बिल्कुल। मोस्टली अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो पहले जो बेसिक होता है आरसीसी का उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चंस की जो मैं बोलूंगा डिमांड है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। तो इसीलिए आपको फोकस उन्हीं चीजों पर रखना है जो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उसके अलावा भी अभी आपने पूरी आरसीसी पढ़ रखी है तो जिस तरीके से आपको उचित लगे वो काम आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आरसीसी जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या रिवाइज करना था वो मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।